सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में रविवार को तीसरे दौर का चुनाव खत्म। 61% से ज्यादा मतदान, 69 सीटों के लिए 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। चरम पर चौथे चरण का प्रचार। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 10 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में काटेगी टक्कर। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जिनियांग का इस्तीफा मंजूर। सत्ताधारी नागा पीपुल्स फ्रंट आज चुनेगा विधायक दल का नया नेता। सांसद नेफ्यू रियो रेस में आगे। विश्वास मत के दौरान सदन के घटनाक्रम पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा सचिव से मांगी रिपोर्ट। मरीन तट पर बिना इजाजत प्रदर्शन पर स्टालिन पर एफआईआर। डीएमके ने 22 फरवरी को किया भूख हड़ताल का ऐलान। अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर भारत का जोर। रवांडा के राष्ट्रपति और सेनेट के अध्यक्ष से उपराष्ट्रपति की आज मुलाकात। राजधानी किगाली में रेजिडेंट मिशन खोलने का ऐलान। पहले बात कर रहे हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में रविवार को तीसरे दौर का चुनाव खत्म हो गया। कल हुए मतदान में 61.16% वोट पड़े। इसके साथ ही 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। राज्य में तीसरे दौर के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। क्या युवा, क्या महिला और क्या बुजुर्ग, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सरकार से केवल अपेक्षा ये होती है कि जो जन सामान्य की सामान्य जो आवश्यकताएं होती हैं उनको उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरे। यही सरकार हर व्यक्ति चाहेगा, हर मतदाता चाहेगा। जो युवाओं के बारे में सोचे और जो बेरोजगारी को दूर करे, मैं ऐसी सरकार को चुनना चाहता हूँ। वोट देना हमारा अधिकार है। जो हमें डेवलपमेंट जो दिखा अपने अनुसार, जो भी हमें दिखा, जो भी हमें सबसे अच्छा लगा, जिसका हमें लगा यूपी पे अच्छा असर होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे उसी को हमने वोट दिया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इस दौर में 25,606 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों ने संभाला। इसके साथ ही 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें 105 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। I would like to take this opportunity to compliment the entire machinery from Chief Electoral Officer UP downwards, right to the Safai Karmcharis, to the peons, to the MTS staff who have been working day and night to ensure this success. My special compliments also to all ranks of police forces. इस दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इसमें जसवंत नगर से शिवपाल यादव, हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल, लखनऊ मध्य से बीएसपी के बागी ब्रिजेश पाठक, लखनऊ कैंट से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई रीता बहुगुना जोशी और उसी सीट पर अपर्णा यादव जैसे चर्चित चेहरों पर सबकी नजरें हैं। इससे पहले प्रदेश में पहले दौर की 73 सीटों पर 64% से ज्यादा मतदान हुआ था, जबकि दूसरे दौर की 67 सीटों पर 65% मतदान हुआ था। नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। कृति मिश्रा और रविंद्र सिंह शोरान के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तीसरे दौर में मतदान केंद्रों पर आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव ने सफाई में मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह, कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ में वोट डाला। राज्य के तीसरे चरण के चुनाव में कई हस्तियों ने मतदान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में अपने पैतृक गांव सैफई में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी अंदरूनी कलह से साफ इनकार किया। अखिलेश यादव ने फिर से सत्ता में वापस आने का दावा किया। मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी।
वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव भी वोट डालने सैफई पहुंचे। इसके अलावा मुलायम सिंह के परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी यहां मतदान में हिस्सा लिया। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। उन्होंने भी जीत का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ में वोट डाला। 11 मार्च को प्रतीक्षा करो, वो दिन सब उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में 3 दौर के मतदान के बाद अब चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फतेहपुर में रैली करके पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। इस मौके पर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन रहा। मेरी साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। राज्य में चौथे दौर का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तंज करते हुए नरेंद्र मोदी ने इसे डूबने वाला गठबंधन बताया। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। प्रधानमंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित नहीं हैं। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो ईमानदार इंसान जी पाएगा। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो सामान्य मानवी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। भाइयों बहनों, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कल कारखाने नहीं लगेंगे। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 दौर का मतदान पूरा हो चुका है। अब सबकी निगाहें चौथे दौर के मतदान पर लगी हैं। फतेहपुर में प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री के आरोपों का जल्द ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से जवाब आ गया। झांसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। झांसी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। दोनों नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन वालों ने सबको लाइन में लगा दिया। कई लोगों की लाइन में लगे लगे जान चली गई। पसीने पहुंचने के लिए जरूरत पड़ जाए रुमाल की तो सोचो उत्तर प्रदेश की जनता कितना पसीना छुड़वाएगी 7 चरणों बाद। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बार सबक सिखाएंगे। इन लोगों ने लाइन में लगाया है लोगों को, इस बार फिर लोग लाइन में लगेंगे और इनके खिलाफ मतदान देकर के इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे तो कर्ज माफ कर सकते हैं। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप जाओ रेसकोर्स रोड में, अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाओ और उस कैबिनेट मीटिंग में आप निर्णय ले लो, उत्तर प्रदेश का, बाकी हिंदुस्तान के किसान का आप कर्जा माफ कर दो। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में 3 दौर के मतदान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां चौथे दौर के मतदान के लिए अपने पक्ष में हवा बनाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने हमीरपुर और जालौन में रैली करके केंद्र और राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। जालौन में बीएसपी प्रमुख मायावती के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। उन्होंने केंद्र की नीतियों को दलित विरोधी बताते हुए बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे देश हिस्से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। वहीं मायावती ने राज्य की अखिलेश सरकार पर भी तंज किया। सपा सरकार के बबुआ की गुंडा व जंगल राज आदि से दुखी होकर अब इन दोनों चाचा भतीजे की सरकारों को कतई भी यहाँ माफ करने वाली नहीं है। मायावती ने साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपनी गलत नीतियों से केंद्र के साथ ही कई राज्यों से सत्ता खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद से इनकार किया। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल से बात की हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने। मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अलायंस पार्टनर मिसेस अनुप्रिया पटेल। स्वागत है राज्यसभा टीवी में। मैम, बीजेपी ने जहां अपने कैंडिडेट्स उतारे थे वहां पर आपने अपने कैंडिडेट्स की भी लिस्ट उतार दी। उसके बाद किस तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला दोनों के बीच में बैठकर सुलझाया गया, क्या मुद्दे थे? अलायंस के फॉर्मूले में जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जनपद इलाहाबाद की सुराव सीट, जिससे मेरे दिवंगत पिताजी भी चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट अपना दल को दी गई थी। और जिस दिन हमारे प्रत्याशी का उस पर नामांकन हुआ उस दिन जबरन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी नामांकन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलती थी जिसको हमारे सहयोगी दल ने सुधारा और अब इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है और हम मिलकर हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आपकी अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तो वो धड़ा है जिसकी अगुवाई आपकी माता कृष्णा पटेल कर रही हैं और कुछ लीडर्स आपकी पार्टी में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं उससे खुश नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं। पहला तो आपने अपना दल के दूसरे धड़े की बात कही, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का पिछले दिनों जो निर्णय आया है उसके बाद इस प्रकार की सभी चर्चाओं पर अपने आप ही विराम लग चुका है। कहीं 2-4 लोग अलग खड़े हों तो उसे कोई धड़ा नहीं कहते। हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी वोटर, सभी समर्थक एक साथ एकजुट होकर चुनाव के मैदान में हैं। जो विरोधी दल हैं वो लगातार नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं भाजपा के खिलाफ। आपको क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ रही हैं? हमने देश के अंदर एक समानांतर चलने वाली अर्थव्यवस्था को हमारी जो एक फॉर्मल इकोनॉमी है उसमें इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है और इतनी हिम्मत इससे पहले की कोई सरकार नहीं दिखा पाई है। वो निश्चित रूप से इस पर चर्चा कर सकते हैं। और जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है तो मुझे लगता है कि जब देश के अंदर राज्यों के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं जो जनता के जहन में एक महत्व रखते हैं। और उत्तर प्रदेश, यदि मैं अपने राज्य की बात करूं तो यहाँ पर जो पिछले 5 वर्षों का एक मिसरूल रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जनता भ्रष्टाचार, लूट खसोट से काफी त्रस्त रही है और इस बार का जो ये हमारा चुनाव है उसी भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ जनता खुलकर सामने आएगी। ये 11 मार्च को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो नजर आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लखनऊ से कैमरामैन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के मद्देनजर इलाहाबाद में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बेरोजगारी को इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। राज्यसभा टीवी की खास बातचीत में विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों ने जातिगत राजनीति पर भी चिंता जताई।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं, जहां ये माना जाता है कि जो हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमाग हैं, जो माइंड्स हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ के छात्रों से और यहाँ के शिक्षकों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिसे राजनीतिक नब्ज कहा जाता है, फिलहाल वो क्या कर रही है, किसके लिए धड़क रही है, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, यहाँ पर आर.के. सिंह साहब मौजूद हैं, हे राम जी हैं, नीलम सरन है, यहाँ संजय दत्ता रॉय हैं, छात्र भी मेरे साथ कई यहाँ पर मौजूद है। आर.के. सिंह जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हम चूंकि यहाँ कैंपस में मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो युवा है यहाँ उत्तर प्रदेश का, बड़ी तादाद यहाँ युवाओं की है, आपको लगता है क्या मुद्दे हैं? मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो जो उनके जहन में कौन रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश जिसके पास इतनी संपदा है, इतने रिसोर्सेज हैं, और वो अभी तक इतने सालों से हमारे युवा वर्ग के लिए जो उनके लिए जो नौकरियां फराहम करने की बात थी, या ढेर सारी और भी सहूलियात उनके शिक्षा के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, और जो दो मूलभूत समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए उपाय क्यों नहीं करती है? मुझे ये बताइए, फिलहाल की ये कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो है राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता और रखा जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले काफी दिनों में हमने कोई बड़ा उभरता हुआ नेता नहीं देखा है। क्या आप जैसे छात्रों की राजनीति में दिलचस्पी है? क्या आप कुछ बदलना चाहते हैं राजनीति में? हम सभी की रुचि है राजनीति में, किंतु सार्थक राजनीति की बात होनी चाहिए। अभी पिछले वर्षों से जो देखने में आ रहा है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की एक परंपरा राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं द्वारा प्रचारित कर दी गई है, जिसके चपेट में हम सभी छात्र आ चुके हैं। मुझे क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक कुलपति आते हैं, वो विश्वविद्यालय के तरक्की के लिए, इसके उत्कर्ष के लिए, यश के लिए काफी काम कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो उनके कार्य में बाधा डाल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समस्याओं का एक पुलिंदा तैयार कर देते हैं। अभी भी देश में एक तरह का राजनीतिक आंदोलन है कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस तरह की दिशा दे रही है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमी जो मुझे अब दिखाई दे रही है कि कास्टिस्ट पॉलिटिक्स जो इस प्रदेश को घेरे हुए है, उसने यहाँ पर भी जड़ें जमा रखी हैं। सामाजिक न्याय का भी जो झंडा है इस यूनिवर्सिटी ने बुलंद किया बहुत दिनों से। आपको लगता है कि क्या ये छात्र यहाँ और शिक्षक भूल गए हैं सामाजिक न्याय के मूल्यों? आज स्थिति यही है, और प्रदेश में जो बेरोजगारी का जो आलम है और जिस तरीके से जातिवादी राजनीति चल रही है, अखिलेश जी ने जिस तरीके से किया है, पिछले दिनों में आयोग से हमारे अध्यक्ष हटाए गए, उन पे यही आरोप लगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो ये सब चीजें युवाओं को धीरे धीरे पीछे कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विचार यहाँ पर बहुत हैं और बहुत कुछ सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है। लेकिन अब ये देखना होगा फिलहाल कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इस प्रदेश में जितनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटियां हैं किस तरह से राजनीति को एक नई दिशा देंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आरफा खानम शेरवानी, इलाहाबाद से, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इस बार बेहद खास इंतजाम किए। पहली बार पोल डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी की गई। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की सीधे लखनऊ में रियल टाइम मॉनिटरिंग की। इसके लिए सभी पोलिंग केंद्रों पर डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और वेब कैमरे लगाए गए। कुछ और अहम खबरें। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 10 शहरों में नगर निकाय चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई समेत 10 नगर निगमों में 1,94,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कल ही 11 जिला परिषदों के लिए दूसरे चरण का मतदान भी होगा। पहले चरण में 16 फरवरी को 15 जिला परिषदों में वोट डाले गए थे। इससे पहले कल शाम बीएमसी चुनाव के लिए 2 हफ्ते से जारी चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार किया और उम्मीदवारों ने भी अपनी अपनी रैलियां निकाली। अब उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। शिवसेना 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीएमसी की सत्ता में है और बीजेपी और शिवसेना पहली बार अलग अलग नगर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उसकी नजर बीएमसी में सत्ता हासिल करने पर टिकी है। वहीं ओडिशा में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में कल 76% वोट डाले गए। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक नक्सल पीड़ित मलकानगिरी समेत सभी जिलों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौर में राज्य के 28 जिलों के 61 ब्लॉकों के लिए मतदान कराया गया। चौथे चरण में 50 लाख मतदाताओं ने 162 जिला परिषद सदस्यों, 1,324 सरपंचों और 18,876 वार्ड सदस्यों को चुनने के लिए वोट डाले। झारसुगुड़ा और बौद्ध जिलों में मतदान नहीं हुआ। 5वें और अंतिम चरण के लिए 21 फरवरी को मतदान होगा।
नागालैंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं सत्तारूढ़ नगा पीपल्स फ्रंट के एकमात्र लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को ज्यादातर विधायकों का समर्थन मिलने की खबर है। ऐसे में रियो को नए मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में इसकी पुष्टि की गई है। राज्य के निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ नगा गुटों के हिंसक आंदोलन के बाद से ही जेलियांग के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि राज्यपाल पीबी आचार्य ने जेलियांग का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। I met the legislators and tomorrow when the chief minister come back, then we'll take a collective decision. हम लोग चीफ मिनिस्टर को आके साथ में सब मिलाकर बात करेगा, मैं फैसला होगा। आज नगा पीपुल्स फ्रंट विधायकों की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। इससे पहले 11 बजे डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड की बैठक भी होगी। पीटीआई के मुताबिक एनपीएफ अध्यक्ष डॉक्टर शुरहोजेली को सिर्फ 3 विधायकों का समर्थन हासिल है। विधानसभा अध्यक्ष चोतिसो साजो पार्टी अध्यक्ष के साथ बताए जा रहे हैं। वहीं 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के पास 49 विधायकों का समर्थन है। इनमें 8 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। सेम तो चेंज करना पड़ेगा। कौन होगा? मे बी रियो। कंफर्म है अभी चेंज होगा? चेंज होगा। सब नेफ्यू रियो को सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। कंफर्म है ये कि आपकी न्यू मिनिस्टर सीएम ऑफ नागालैंड नेफ्यू रियो ये कंफर्म है। यस। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रत्येक पक्ष का संख्या बल तभी स्पष्ट हो सकेगा जब आज बैठकें हो जाएं। असम के काजीरंगा के एक रिजॉर्ट में मौजूद विधायक कोहिमा पहुंचने लगे हैं। एनपीएफ सूत्रों के मुताबिक रियो और जेलियांग दोनों ने शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन ब्यौरे का खुलासा करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी के बहुमत साबित करने के दौरान विधानसभा में सदन में हुए घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है। रविवार को राज्यपाल ने विधानसभा सचिव से मामले की तथ्यात्मक जानकारी पेश करने के लिए कहा। शनिवार को विश्वास मत की प्रक्रिया के दौरान भारी गतिरोध के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने डीएमके के विधायकों को सदन से बाहर निकलवा दिया था। इससे पहले विधायकों ने सदन में तोड़फोड़ भी की थी। डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल से मुलाकात कर शनिवार की कार्रवाई को अवैध घोषित करने की मांग की थी। दो देशों की 5 दिन की यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति रविवार को रवांडा की राजधानी किगाली पहुंचे। यात्रा के दौरान विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने मीडिया दल से मुखातिब हुए। मोहम्मद हामिद अंसारी रवांडा के राष्ट्रपति समेत कई दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी। रवांडा की राजधानी किगाली पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के पहले चरण के तहत उपराष्ट्रपति यहां 2 दिन तक रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे और सीनेट के अध्यक्ष बर्नार्ड मकूजा से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा भी होगी। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और ठोस परिणाम निकलेंगे। We hope that in this visit something substantive will come out. We have assisted them in a number of development projects, including one hydroelectric dam and also the electrification of 35 schools in rural areas. यात्रा के दौरान विशेष विमान में उपराष्ट्रपति ने बताया कि अफ्रीकी देशों की यात्राएं सरकार की उस विदेश नीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत अफ्रीकी देशों से द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाना चाहता है। 2015 के भारत अफ्रीका सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अफ्रीकी देशों की यात्राएं की हैं, जबकि उपराष्ट्रपति 5 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना चाहता है और ये अफ्रीकी देशों पर निर्भर है कि वो भारत से किस क्षेत्र में सहयोग चाहते हैं। They are making remarkable progress, and I'm using the word remarkable, which has been used by the International Monetary Fund. Their rate of growth is about
8%. Their economic policies are to welcome businesses. Procedures are very simple, and this is one of the places where we hope Indian business people would look at. उपराष्ट्रपति के साथ कारोबारियों का एक दल भी यात्रा पर है। भारत जल्द ही रवांडा में रेजिडेंट मिशन भी खोलेगा। भारत में अफ्रीकी नागरिकों की सुरक्षा के मामले पर उपराष्ट्रपति ने साफ किया कि किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति 21 फरवरी को युगांडा पहुंचेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। अरविंद कुमार सिंह के साथ स्मिता नायर, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद रविवार को कोलकाता में उनका निधन हो गया। 68 साल के न्यायमूर्ति कबीर 29 सितंबर 2012 को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 19 जुलाई 2013 को सेवानिवृत्त हुए। वो 292 दिनों तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि अल्तमस कबीर न्यायिक सुधारों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश के तीसरे दौर में 61% से ज्यादा मतदान, 69 सीटों के लिए 826 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। चरम पर चौथे चरण का प्रचार। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 10 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जुलियांग का इस्तीफा मंजूर। सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट आज चुनेगा विधायक दल का नया नेता। सांसद नेफ्रू रियो रेस में आगे। विश्वास मत के दौरान सदन के घटनाक्रम पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने विधानसभा सचिव से मांगी रिपोर्ट। मरीन तट पर बिना इजाजत प्रदर्शन पर स्टालिन पर एफआईआर। डीएमके ने 22 फरवरी को किया भूख हड़ताल का ऐलान। अफ्रीकी देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर भारत का जोर। रवांडा के राष्ट्रपति और सीनेट के अध्यक्ष से उपराष्ट्रपति की आज मुलाकात। राजधानी किगाली में रेजिडेंट मिशन खोलने का ऐलान। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।